आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजय कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के लिए एक डेरिवेशन सॉल्व करेंगे और डेरिवेशन का नाम है बायो-सेवर्ट का नियम। एग्जाम में कई बार पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि बायो-सेवर्ट का नियम होता क्या है। तो इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बायो-सेवर्ट कौन थे और कब इन्होंने इस नियम की स्थापना की थी। तो चलिए पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्रांस के वैज्ञानिक सन 1820 ईस्वी में बायो और सेवर्ट ने बायो-सेवर्ट का जो नियम है वो दो वैज्ञानिकों ने खोजा था। किसने किसने? बायो और सेवर्ट ने। और कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1820 ईस्वी में धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करके अनेक प्रयोग किए और अनेक प्रयोगों के आधार पर उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी हैं। अब क्या बातें रखी हैं, तो इस बात को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फिगर को देख लीजिए। फिगर में ये जो आपको दिख रहा है ये है एक धारावाही चालक तार। अब चालक तार तो जानते हो ना कि ऐसा तार जिस पर आवेश चल सकता है, धारा चल सकती है, उससे हम लोग कहते हैं चालक तार कहते हैं। धारावाही मतलब क्या है? इस पर धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये हो गया एक धारावाही चालक तार। धारावाही चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है कि धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है ना, इसकी बात हमें करनी है। तो इसके लिए देखिए, इस चालक तार का हमने एक छोटा सा अवयव, जिसे हम लोग कह सकते हैं लघु अवयव, डेल्टा एल ले रखा है ना। भाई तार तो काफ़ी लंबा होगा और बड़े से तार का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं डेल्टा एल। ठीक है, और बिंदु P से इस तार को मिलाने वाली रेखा के मध्य जो कोण है वो है थीटा। हमने मान लिया कि थीटा कोण है। कहाँ से? जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उस बिंदु से तार तक जो पॉइंट है उनके बीच एंगल कितना बन रहा है उसकी बात हम लोग यहाँ पर थीटा में करेंगे। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि हमें करना क्या है। हमें इस धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यह कह सकते हैं बायो-सेवर्ट ने इस धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक नियम स्थापित किया है। ठीक है, तो चलिए इसी बात को हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है, चित्रानुसार यदि किसी धारावाही चालक में प्रवाहित धारा I के कारण उसके लघु अवयव डेल्टा एल के द्वारा r दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B निम्न प्रकार होगा। अब निम्न प्रकार कौन कौन से होंगे, तो चलिए इसका हम लोग पढ़ते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है? यह चालक तार में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो धारावाही चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। धारा कौन सी बह रही थी? धारा I बह रही थी। तो धारा I के समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब डेल्टा B। तो क्लियर हो गया ना कि पहले इसका नियम क्या था? पहला था कि यह चालक तार में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि बायो और सेवर्ट ने अपने सेकंड पॉइंट में क्या बोला। अगला पॉइंट है, यह लघु अवयव डेल्टा एल के समानुपाती होता है। मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो समानुपाती होता है लघु अवयव के। लघु अवयव हमने बताया था ना, इस बड़े से पार्ट का एक छोटा सा टुकड़ा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहला समीकरण क्या था? पहला था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। इसको हमने मान लिया था समीकरण नंबर 1 और इसको हमने मान लिया है समीकरण नंबर 2। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट इनका, लघु अवयव की लंबाई एवं बिंदु P को मिलाने वाली रेखा और लघु अवयव के मध्य कोण थीटा के जाके समानुपाती होता है। मतलब बिंदु P और लघु अवयव को मिलाने वाली रेखा के मध्य जो कोण है, कोण कितना है? थीटा। तो थीटा का जो ज्या, मतलब थीटा आपको लेना है वो भी ज्या में है। ज्या का मतलब होता है साइन, है ना, तो वो उसके हो जाता है समानुपाती। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होता है? थीटा की ज्या का, तो साइन थीटा हो जाएगा। ज्या का मतलब होता है साइन, इसके समानुपाती होता है। ठीक है ना, हिंदी में साइन को ज्या बोलते हैं, कॉस को कोज्या बोलते हैं और टैन को स्पर्शज्या कहते हैं।
ठीक है ना। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 3। इसके बाद देखिए, लघु अवयव से बिंदु P की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है बीच की दूरी के वर्ग के। और किन की बीच की दूरी के है? तार से और जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उनके मध्य दूरी। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती होता है r² के। अपॉन में लिखा हुआ है ना, इसलिए इसको समानुपाती नहीं पढ़ेंगे, व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 4। तो यही थे इनके 4 पॉइंट। इन्हीं 4 पॉइंट के अकॉर्डिंग ही एक सूत्र का निर्माण होता है। समझ में आ गया? पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो धारावाही चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में क्या बताया? सेकंड में बताया गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो धारावाही चालक के लघु अवयव के समानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट क्या था? बिंदु P से लघु अवयव को मिलाने वाली रेखा के मध्य कोण की ज्या के समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो डेल्टा B समानुपाती हो गया साइन थीटा के। अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट था बिंदु P और लघु अवयव को मिलाने वाली रेखा की दूरी वो व्युत्क्रमानुपाती होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। तो ये हो गए 4 पॉइंट। इन्हीं 4 पॉइंट के हिसाब से हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 क्या बना था? तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 में। तो बना था डेल्टा B समानुपाती था I के। इसको हमने माना समीकरण नंबर फर्स्ट। तो क्या करते हैं, सभी को मिक्स कर देते हैं। और जब आप इसको मिक्स करोगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। तो क्या मिलेगा? डेल्टा B वो समानुपाती हो जाएगा किसके? इसके धारा I के, डेल्टा L के, साइन थीटा के, और व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा बीच की दूरी के वर्ग के। और यही होता है बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है ना। इसके बाद देखिए थोड़ा सा काम आपको और करना है। वैसे यहाँ तक आप एग्जाम में कराओगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हल्का से इसको और भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर जो लिखा हुआ है इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें मिला था डेल्टा B समानुपाती I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r² के। तो यहाँ से हम लोग समानुपातिक साइन हटाएंगे, और जब समानुपातिक साइन हटाते हैं तो कुछ न कुछ नियतांक हम लोग रख देते हैं, है ना। ये बात तो आपको पता ही होगी। जैसे ही आप लोग यहाँ से समानुपातिक चिन्ह हटाओगे तो कोई ना कोई आपको समानुपाती नियतांक रखना पड़ेगा। और कौन सा नियतांक रखना पड़ेगा? तो यहाँ पर देखिए वो होगा μ0/4π। और μ0/4π है क्या? अनुक्रमानुपाती नियतांक, अथवा कह सकते हैं समानुपाती नियतांक। आया कहाँ से? जब हमने समानुपातिक चिन्ह हटाया है। और बाकी हमारे पास क्या था? I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है ना। तो फाइनली ये सूत्र मिल जाता है बायो-सेवर्ट के नियमानुसार। यहाँ पर देखिए μ0 क्या है ये भी देख लीजिए। μ0 जो होता है वो वायु अथवा निर्वात की, वायु अथवा निर्वात की चुंबकीयशीलता होती है। ठीक है, चुंबकीयशीलता होती है। आई बात समझ में? और यहाँ से एक चीज़ और पूछा जाता है कि μ0/4π का मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, μ0/4π का जो मान होता है वो होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसका मात्रक भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्या मान होता है? 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। आप एग्जाम में यहाँ से करके छोड़ाते हो तो सही माना जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप चीज़ों को और लिख दोगे ना तो उससे कुछ दूसरा इफेक्ट पड़ेगा। आई होप आपको ये डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, और यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।